Good morning, students. Welcome back to LearnIC. Beta, today's topic it is ratio analysis, and this is the last chapter in your analysis of financial statement book. Earlier we have discussed different tools of analysis, जिसमें हमने किया comparative financial statement, common size financial statement, cash flow statement भी हमने किया. So ये भी ratio analysis क्या है बेटे? It is one of the tools of analysis of financial statement. आपको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है बच्चे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड द बैलेंस शीट. तो जब हम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं विद अ डिफरेंट टूल, दैट इज टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. तो आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है रेशियो एनालिसिस, विच इज आल्सो ए टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. तो अगर आप इसका मीनिंग पे जाएं, मीनिंग क्या होता है बच्चे? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट with the help of ratio may be termed as ratio analysis. तो जो एनालिसिस हम रेशियोज के थ्रू करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, वो क्या बन जाता है बच्चे? रेशियो एनालिसिस बन जाता है. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस? हम क्यों करते हैं? पहला, टू प्रोवाइड ए डीपर एनालिसिस ऑफ लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड एक्टिविटी लेवल्स इन द बिजनेस. हम इस चैप्टर के थ्रू ये 4 तरह की रेशियोज कैलकुलेट करेंगे बच्चे. दीज आर द डिफरेंट अकाउंटिंग रेशियोज कम अंडर रेशियो एनालिसिस, जिसमें हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है बेटे? टू प्रोवाइड ए डीप एनालिसिस ऑफ ऑल दीज रेशियोज, all these accounting ratios. We want to know the liquidity, short term position, ki how the business is in a position to meet the short term obligations. We want to know the long term solvency of the business. We want to know the overall performance of the business. Even we want to know the efficiency of the business. So all that can be possible, all that deep analysis is possible through ratio analysis. Second objective beta, it is to know about the potential areas where by efforts it can be improved. हर बिजनेस के कुछ ना कुछ वीक एरियाज होते हैं, कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग एरियाज होते हैं. तो जहाँ पे पोटेंशियल लगा बिजनेस का है, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ बिजनेस का पोटेंशियल है अच्छा करने का, तो उन एरियाज को देखना, उसके ऊपर एफर्ट्स लगाने और उनको इम्प्रूव करना. दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस. क्योंकि हम दो कंपोनेंट्स को कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन से पता चलता है कि हमारी बिजनेस का पोटेंशियली कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है. सो दैट वे वी कैन इम्प्रूव दैट एरिया वेयर वी हैव मोर पोटेंशियल. नेक्स्ट वी हैव बेटा टू नो द वीक एरियाज. जैसे हम कहते हैं कि पोटेंशियल एरिया जहाँ पे एफर्ट्स लगा के इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ऐसे वीक एरियाज भी हैं जहाँ पे बिजनेस इतना अच्छा नहीं कर रहा, वेयर नीड मोर अटेंशन. तो ऐसे एरियाज पे बिजनेस को, मैनेजमेंट को अपना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, मोर अटेंशन देने की ज़रूरत है. सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस, राइट. देन वी विल गो विद क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज. मैंने बताया कि हमने ऊपर लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड एक्टिविटी रेशियोज की बात की. तो ये जो सारी हैं दीज कम अंडर द क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज. तो पहली रेशियो क्या है बेटे? लिक्विडिटी रेशियो. तो लिक्विडिटी रेशियो में अगर आप कहें कि व्हाट इट मीन्स, इट मेजर्स द लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस. ये बिजनेस की लिक्विडिटी को मेजर करता है, कैलकुलेट करता है. कैसे? शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस जो बिजनेस के हैं, whether business is in a position with number of current assets which can meet the short term obligation, short term liabilities of the business. So liquidity means the ability of the firm to meet its current liabilities and short term obligations. एक ही बात है ना, करंट लाइबिलिटीज यहाँ शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस. तो इनको पूरा करने के लिए हमारे जो बिजनेस के करंट एसेट्स हैं, क्या बिजनेस इतना कैपेबल है कि अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को, करंट लाइबिलिटीज को मीट कर सकता है, पे कर सकता है टाइमली. सो दैट विल बी पॉसिबल थ्रू लिक्विडिटी रेशियोज. और लिक्विडिटी रेशियोज में हम दो तरह की रेशियो कैलकुलेट करेंगे बच्चे. एक हम करेंगे करंट रेशियो, CR से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं. लिक्विड रेशियो LR, उसको हम LR शॉर्ट फॉर्म है लिक्विड रेशियो की. तो ये हम कैलकुलेट करेंगे अंडर द लिक्विडिटी रेशियो. लाइकवाइज वी हैव सॉल्वेंसी रेशियोज बच्चे. Solvency ratio, these ratios calculate to know the solvency of the business. बिजनेस की solvency के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? थ्रू solvency ratios. It is ability to meet long term liabilities और obligations. तो बिजनेस की जो लॉन्ग टर्म डेट्स हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस हैं, क्या बिजनेस इतना कैपेबल है, एबिलिटी है बिजनेस की कि वो इनको टाइमली पे कर सके. सो दैट विल बी पॉसिबल ओनली थ्रू
कैलकुलेटिंग सॉल्वेंसी रेशियोज। तो सॉल्वेंसी रेशियोज में भी हम बहुत तरह के रेशियोज हैं, 4-5। डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करेंगे, टोटल एसेट टू डेट रेशियो कैलकुलेट करेंगे, प्रोप्राइटरी रेशियो, शेयर होल्डर फंड रेशियो भी बोलते हैं इसको, ICR इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो ये सारी रेशियोज सॉल्वेंसी रेशियोज में आती हैं। आपको पता होना चाहिए बेटे, कई बार वो सिंपल लिख देते हैं क्वेश्चन पेपर में कि कैलकुलेट 2 सॉल्वेंसी रेशियोज। तो जो भी डाटा दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि सॉल्वेंसी रेशियोज में कौन कौन सी रेशियोज निकलती हैं। क्लियर है? इसलिए आपको बताया जा रहा है। देन नेक्स्ट इट इज एक्टिविटी रेशियोज। इसको हम टर्नओवर रेशियोज भी बोलते हैं, इसको हम एफिशिएंसी रेशियो भी बोलते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि बिजनेस की एफिशिएंसी के बारे में पता चलता है थ्रू एक्टिविटी और एफिशिएंसी टर्नओवर रेशियोज। सो इट इज कैलकुलेटेड टू चेक द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। ये ऑब्जेक्टिव हो गया इसका। क्यों कैलकुलेट करते हैं? ताकि हम बिजनेस की एफिशिएंसी के बारे में पता कर सकें। दीज आर आल्सो कॉल्ड टर्नओवर रेशियोज। मैंने बताया ऊपर किसका नाम टर्नओवर रेशियोज भी है। दीज आर कॉल्ड टर्नओवर रेशियोज बिकॉज they indicate the speed with which assets are being converted into revenue from operation. तो जब हम एक्टिविटी टर्नओवर रेशियोज करेंगे, नॉर्मली हम कंपेयर करेंगे इसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के साथ, तो हमें इसकी स्पीड पता चलती है कि कितनी फास्टली जो एसेट्स जो हैं इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कि आपका इन्वेंट्री है उसको हम कन्वर्ट करके सेल्स में कितनी फास्टली टर्नओवर कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाई इट्स नेम इज टर्नओवर एक्टिविटी और एफिशिएंसी रेशियोज। लास्ट रेशियो हम सीखेंगे बेटे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, जिसको हम इनकम रेशियोज भी बोलते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हमें क्या बताती हैं? टू नो द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। हमें मालूम है कि हर बिजनेस जो है प्रॉफिट के लिए स्टार्ट किया जाता है, प्रॉफिट के लिए काम करता है। तो ओवरऑल एफिशिएंसी बिजनेस की कैसी है, दैट कैन बी पॉसिबल बाय हैविंग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। तो इट इंक्लूड्स ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। तो ये 5 तरह के रेशियोज हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंडर कैलकुलेट करेंगे। और इसको एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है बेटे? परसेंटेज। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज में। ठीक है। टर्नओवर रेशियोज जो हैं हम टाइम्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 टाइम्स 3 टाइम्स। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऐसे है, कितने टाइम्स हम इंटरेस्ट को कवर कर सकते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट, तो इट विल बी इन टाइम्स। सॉल्वेंसी डेट इक्विटी रेशियो है, ये रेशियोज में प्रोपोर्शन में भी हम कर सकते हैं इसको एक्सप्रेस। ठीक है। तो ये एक्सप्रेस करने का तरीका है। लिक्विडिटी रेशियो, ये भी हमारी रेशियोज के अंदर कैलकुलेट होती है, 2:1। प्योर रेशियो भी हम कह सकते हैं इसको। ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट एक्सप्रेशंस इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, प्रोपोर्शन, फ्रैक्शन, परसेंटेज एंड नंबर ऑफ टाइम्स। सो दीज आर द वेज बाय विच वी कैन एक्सप्रेस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियो। तो ये बेटे इसकी ओवरऑल थ्योरी है, आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। इतना ही करें, थ्योरी में ज़्यादा नहीं है। नॉर्मली क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल का ही आता है, सो वी विल हैव वन प्रैक्टिकल। Before that, I want to tell you about the ratios we have to calculate today, that is current ratio and liquid ratio. Now, what is current ratio बच्चे? तो फर्स्ट रेशियो हम जो करने जा रहे हैं दैट इज करंट रेशियो। सबसे पहले बेटे इसको हम शॉर्ट फॉर्म CR इसको डिनोट करते हैं, C कैपिटल C कैपिटल R। तो करंट रेशियो है क्या बेटा? इट इज अ रिलेशनशिप between current assets and current liabilities। तो ये इसका मीनिंग हो गया बच्चे कि करंट रेशियो क्या है? इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। क्लियर है बच्चे? इसका फॉर्मूला अगर आपको आए, व्हाट इज अ फॉर्मूला? इट इज अ कंपैरिजन। हमने कहा ना रिलेशनशिप, तो आप लिख सकते हैं करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, राइट। जब हम एसेट्स को करंट लायबिलिटी से कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है बच्चे? करंट रेशियो आती है। क्लियर है? इसका आइडियल रेशियो क्या है? हर बिजनेस की, हर फर्म की कुछ ना कुछ आइडियल स्टैंडर्ड होता है कि इतना तो कम से कम हमारा होना चाहिए। सो इसका आइडियल जो है दैट इज 2:1, जिसमें 1 क्या शो करता है बच्चे? करंट लायबिलिटी को, 2 क्या शो करता है? करंट एसेट्स को। अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस देखें,
इसका इंटरप्रिटेशन निकालना चाहें, हम कहेंगे फॉर मीटिंग 1 रुपी करंट लाइबिलिटी देयर मस्ट बी 2 रुपीज करंट एसेट विद द एंटरप्राइज। कि 1 रुपए की लाइबिलिटी के पीछे करंट एसेट्स 2 रुपए अगर हैं तो हम कहते हैं इट इज ए गुड साइन ऑफ लिक्विडिटी, बिजनेस की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी अच्छी है। मोर द रेशो बेटर विल बी द सॉल्वेंसी। लेकिन बहुत ज्यादा हो जाए अगर ये रेशो तो हम कहते हैं कि फंड्स आर नॉट प्रॉपरली यूटिलाइज, और वो फंड्स क्या हैं, आइडियल फंड्स हैं। वेयर मोर, बहुत ज्यादा, मोर करंट रेशो शोज आइडियल फंड्स, की फंड्स आपने प्रॉपर यूज नहीं किए। तो स्टैंडर्ड क्या है, 2:1, where 2 stands for current assets, 1 stands for current liability. This should be there as a good sign of liquidity. Now what is the objective? अगर हम कहें कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ना, इसका ऑब्जेक्टिव बेटे टू असेस द एबिलिटी ऑफ इंटरप्राइज ऑफ बिजनेस टू मीट the short term obligations fastly, कि बिजनेस कितनी फास्टली जो है अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को पूरा कर सकता है, मीट कर सकता है। दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव विच कैन बी पॉसिबल थ्रू कैलकुलेटिंग करंट रेशो। तो मीनिंग क्या है, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी। फॉर्मूले में करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। आइडियल कितनी होनी चाहिए, 2:1, स्टैंडर्ड 1। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू असेस द एबिलिटी ऑफ इंटरप्राइज टू मीट द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस फास्टली। अब बेटे इसमें जो फैक्टर्स इंक्लूड हो रहे हैं, 2 फैक्टर्स हैं ना, कौन कौन से 2 फैक्टर्स आ रहे हैं इसमें। एक तो आ रहा है करंट एसेट, CA स्टैंड फॉर करंट एसेट। तो करंट एसेट्स में हमें मालूम बेटा करंट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड होती है, जिसमें आपकी ट्रेड इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्लूड नहीं होती, नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, तो करंट इन्वेस्टमेंट मीन्स मार्केटेबल सिक्योरिटीज या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है करंट इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। और बाकी सारे जितने भी हमने इसकी शेड्यूल 3 पार्ट 1 में भी किया वो सारे इंक्लूडेड हैं करंट एसेट्स के अंदर। जो जो भी हमने सीखा, जैसे हमने इन्वेंट्रीज की बात की थी कि इन्वेंट्रीज आती हैं इसमें, लेकिन इन्वेंट्री में क्या नहीं लेना होता है बच्चे, हमने लूज टूल्स नहीं लेने होते, एक्सक्लूडिंग कर लो, एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स एंड प्रीपेड, आप कह सकते हैं सॉरी इन्वेंट्रीज एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स, दीज आर नॉट इंक्लूडिंग इन इन्वेंट्रीज। बाकी सारी रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स वो सब आती हैं। क्लियर है बच्चे। और क्या आता है इसमें, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब जिसमें BR और डेटर्स होते हैं, तो डेटर्स में से प्रोविजन माइनस हो जाती है, ठीक है, लेस, डेटर में से प्रोविजन माइनस करके BR और डेटर्स दोनों को प्लस करके क्या बनता है बच्चे, ट्रेड रिसीवेबल। ये भी हमारी करंट एसेट का हिस्सा है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये भी हमने देखा करंट इन्वेस्टमेंट के अंडर ही आता है, सॉरी करंट एसेट्स के अंडर आता है। अगर हमारे पास कहीं पे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस दिया हो, है ना, कि अगर बिजनेस लेंड करे, पैसा दे एज ए इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, तो वो भी हमारा करंट एसेट है। कुछ अदर करंट एसेट्स भी हैं बच्चे, जिसमें आप प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्लूड कर लेते हो, है ना, एडवांस टैक्स जिसको हम कहते हैं वो आ जाता है, या फिर आपका आउटस्टैंडिंग या एक्रूड इनकम भी आ जाएगा, है ना। तो ये सारे हमारे किस में आते हैं बच्चे, अदर करंट एसेट्स में। तो ये सबको मिला के क्या बना हमारा, वन फैक्टर विच इज कॉल्ड एज करंट एसेट। ऐसे ही हमारे पास करंट लाइबिलिटी की बात भी होती है बच्चे। करंट लाइबिलिटी में क्या क्या इंक्लूड होएगा, जितनी भी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हैं, हमने इसको अच्छी तरह से सीखा है, पूरी बैलेंस शीट की अंडरस्टैंडिंग ली है, जिसमें सारा कुछ इंक्लूड है। बैंक ओवरड्राफ्ट है, कैश क्रेडिट है ना, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस,
शॉर्ट टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक, तो ये हमारे शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आ जाते हैं। और क्या इंक्लूड होता है बच्चे इसमें? इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग आ जाता है ऑन द बोरिंग्स, है ना, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो चाहे वो शॉर्ट टर्म हो। या आपका आ जाता है प्री रिसीव्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, प्री रिसीव्ड इनकम, है ना। अनपेड डिविडेंड आ जाता है इसमें। ये याद रखने वाली चीजें हैं, आपने याद रखनी है। और क्या आ जाएगा इसमें? कॉल्स इन एडवांस हमने देखा था कि वो भी हम यहाँ पे लेते हैं। तो कुछ आइटम्स हैं बेटे जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस भी, वो भी हमारा इसी का करंट लायबिलिटीज का पार्ट है, जिसमें प्रोविजन फॉर टैक्स, है ना, वो सारी चीजें। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, दीज आर टू फैक्टर्स विच इज इंक्लूडेड इन द करंट रेशियो। तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, स्टेटमेंट में जब भी पूछा आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से आइटम्स को हमें करंट एसेट्स में लेना, कौन कौन से आइटम्स को हमें करंट लायबिलिटीज में लेना है। क्लियर है बच्चे? नाउ नेक्स्ट वी हैव लिक्विड रेशियो। हम पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जिसमें आपकी दोनों रेशियोज को सिखाया जाएगा आपको। नाउ नेक्स्ट इज लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो को बेटे पहली बात तो एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, ACID, एसिड टेस्ट रेशियो, या फिर इसको क्विक रेशियो भी कहा जाता है, एक ही बात है ना। लिक्विड रेशियो को LR, कैपिटल LR, जिसमें लिक्विड एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। तो करंट रेशियो में करंट एसेट ऊपर आ गए थे, करंट लायबिलिटी नीचे थी। लिक्विड रेशियो निकालोगे, लिक्विड एसेट ऊपर आ जाएंगे और करंट लायबिलिटी नीचे आ जाएगी। तो बेटे क्विक एसेट्स जो क्विक रेशियो है, इसका मतलब क्या है? किस चीज में रिलेशनशिप बताता है ना। इट शोज, अगर मीनिंग कहा जाए, द रिलेशनशिप बिटवीन किस किस में? लिक्विड एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। क्लियर है? ये इसका मीनिंग हो गया। फॉर्मूला हमने ये लिख लिया कि लिक्विड एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। अगर हम इसके आइडल रेशियो की बात करें, 1:1, 1 स्टैंड्स फॉर करंट लायबिलिटी, 1 स्टैंड्स फॉर क्विक एसेट्स। इसका मतलब 1 रुपए की करंट लायबिलिटी के पीछे हमारे पास कितने होने चाहिए क्विक एसेट्स? 1 रुपी। दिस शोज द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, वेरी गुड, 100%, है ना, 100% लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस शॉर्ट टर्म। ठीक है, कम से कम 1 रुपया तो होना चाहिए। हायर द रेशियो, मोर इट विल बी बेटर फॉर द बिजनेस। क्लियर है बच्चे? सो दिस इज ऑल अबाउट द लिक्विड रेशियो। अब लिक्विड एसेट्स में अगर हम बात करें बच्चे, करंट लायबिलिटीज तो सेम ही है जो हमने करंट रेशियो में सीखी। अब लिक्विड एसेट्स में क्या क्या आता है? तो लिक्विड एसेट्स क्या है बेटे? जिसमें आपकी अगर हम बात करें कि जितने भी करंट एसेट्स हमने लिए, उन सब का टोटल, उसमें से प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर दें, जैसे कि एडवांस टैक्स है या फिर इन्वेंट्रीज को माइनस किया जाए, तो हमारे पास क्या रह जाएगा बच्चे? लिक्विड एसेट्स आ जाएंगे। क्लियर है? मतलब लिक्विड एसेट में करंट एसेट्स में से हम प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स और इन्वेंट्रीज को माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है लिक्विड एसेट। फॉर्मूला ये रहा इसका, आइडियल 1:1 है। शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी, लिक्विडिटी के बारे में पता चलता है कि करंट एसेट्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द कैश। So that way it tells us about the liquidity of business. Now we will just have one problem in which we will solve both the ratios together. Okay. So I'll just show you the statement first. This is a statement, beta. From the following information, calculate current ratio and liquid ratio and working capital. Working capital आपने पहले भी की है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला लगाएं तो क्या आएगी बच्चे? वर्किंग कैपिटल।
ठीक है, कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड फॉर द डे टू डे वर्किंग ऑफ द बिजनेस। गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, हमें मालूम है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है बेटे, करंट एसेट है। ट्रेड रिसीवेबल भी क्या है, हमारी करंट एसेट है। इन्वेंट्रीज भी क्या है, करंट एसेट है। ट्रेड पेएबल हमारी करंट लायबिलिटी है, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी क्या है, हमारी करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी तो करंट लायबिलिटी का पार्ट है ही है। अदर करंट एसेट्स वो हमें मालूम है कि करंट एसेट्स के अंडर आता है, जिसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है बच्चे, आपको निकालना है करंट एसेट्स एंड करंट रेशो एंड लिक्विड रेशो। तो आपके पास सोल्यूशन है, इसी से कर लेते हैं हम लोग। करंट रेशो विच इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स में हमारे पास जो जो आइटम्स दी हुई हैं हम देखेंगे, ऊपर हमने लिखा भी है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट है, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट है, इन्वेंट्री करंट एसेट है, ये तीन। अदर करंट एसेट 4 आइटम्स होगी बच्चे। तो हमने यहाँ पे सारी आइटम्स को पहले लिखना है, फिर उनकी वैल्यूज पुट करनी, अमाउंट पुट करनी। टोटल कितने आ गए हमारे पास, 3,40,000 एज करंट एसेट। लाइकवाइज वी विल कैलकुलेट करंट लायबिलिटीज। एक तो ट्रेड पेएबल, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, अदर करंट लायबिलिटी। तो ये तीन जो हैं आपकी करंट लायबिलिटीज में आएंगे। पहले लिखेंगे हम, फिर अमाउंट लिखेंगे। टोटल कितना आ गया, 1,70,000। अभी दोनों वैल्यूज को हम फॉर्मूले पुट करेंगे, करंट रेशो करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो रेशो क्या आई बचे, 2:1। तो आइडियल रेशो होगी एक तरह की, है ना। इसी तरीके से हमने नेक्स्ट क्या निकालनी है बच्चे, लिक्विड रेशो, लिक्विड एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी, या फिर ऑल करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस एडवांस टैक्स। तो ये दोनों माइनस करने हैं, इन्वेंट्रीज भी माइनस करनी है ऑल करंट एसेट्स में से। क्लियर है। तो हमने टोटल ऑफ करंट एसेट्स क्या लिया था, 3,40,000, लिख लिया बेटा। प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंट्री देखो ऊपर, सी इन्वेंट्री ये दी हुई है 1,20,000, ये माइनस करेंगे। इन्वेंट्रीज 1,20,000, ये माइनस करनी है। प्रीपेड एक्सपेंसेस एडवांस टैक्स 50,000, ये माइनस करना है। तो 1,20,000 माइनस 50,000 कितना आ गया बच्चे, 1,70,000। करंट लायबिलिटीज 1,70,000 ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। तो इसकी लिक्विड रेशो क्या आई, 1:1। क्लियर, सिंपल है, इसलिए मुझे लिख के करने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं से शो कर दिया। वर्किंग कैपिटल, current assets minus current liability. We have value of current assets 3,40,000. We have value of current liabilities 1,70,000. तो working capital कितनी आ गई बच्चे, 1,70,000. So this is one of the simple question we have attempted today, so as to give you the understanding of the ratios, current ratio and liquid ratio. बेटा आपकी बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप देखिए उनको, प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करिए। जहाँ पे प्रॉब्लम आती है आप अपना लिख के मेरे को सेंड कर सकते हैं कि मैम दिस इज द प्रॉब्लम, वी विल जस्ट सॉल्व इट and try to give it in the next video. Thank you. Have a nice day.